ये हिंदू मुस्लिम जो ये जाग जाता है इसका मोदी का, ये अभी जागता है आकर के इलेक्शन से पहले। जो जब भी इस बात को आप छेड़ेंगे लोग कहेंगे अभी क्यों। चलो कानून एक होना चाहिए, उससे होगा क्या। एक मुसलमान ने कल क्या मुझसे बोला कि जो बेटियां तलाक लेकर के 6 महीने से अपने बाप के घर में हैं, उस बाप और भाई पर क्या बीतती है। एक बेटी के 4-4 शौहर करने पड़ते हैं, उस बाप पर क्या बीतती है। सिर्फ शादी नहीं, ये कानून है जो चीजें गिना रहे हो ना आप, जो ये सारे कानून है देश के अंदर। कौन से कानून नहीं है? पहले गोद नहीं लेते थे लोग, जो पहले भी गोद लेते थे, पहली बार अधिकार मिलता था सब कुछ, किसको हिस्सा नहीं मिलता। यही 4 बातें हैं, ये सिर्फ भ्रम पैदा किया जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। ये चीजें कॉमन सिविल कोड में कौन इन चीजों को करेगा? कौन? जो कॉमन सिविल कोड का बिल लेकर आएंगे उनको करना पड़ेगा। कौन लेकर आ रहा है बिल? ये सब ये ढकोसला है, ऐसा कुछ नहीं है। सब ये बातें हो रही है, नहीं लेकर के आ रहे हैं। ये 2024 आएगा, इसमें राम मंदिर को उठा देंगे। तो एक लड़का अगर मुसलमान लड़का हिंदू लड़की से शादी करके बोले कि नहीं हिंदू लड़की का अधिकार तो बाप की प्रॉपर्टी में भी है, तो बाप की प्रॉपर्टी में है तो मुसलमान आके क्या मेरे घर में मस्जिद बनाएगा, मेरे घर में नमाज पढ़ेगा? एक राजपूत के घर में, ब्राह्मण के घर में आदि का कमरे में मुसलमानों को मैं दे दूंगा क्या? ये सब झूठ है। ये बम्बई ये कोर्ट का, महाराष्ट्र के कोर्ट का डिसीजन है जिसको मैं न्यूज़पेपर में पढ़ा हूँ। पहले नहीं रहते थे लोग, या अब नहीं रह रहे हैं लोग। जो ये ऐसे हिस्सा क्यों मांगेगा कोई? मुसलमानों के लिए प्रॉब्लम क्या है? वो चाहता है कि ये देश शरीयत से चले, तो मैं ये नहीं लागू करना है मुसलमानों पर, तो हिंदुओं पर भी खत्म कर दो ना। हम भी 4 शादियां जैसी तैसी हम अपने तरीके से करेंगे। इनकी ओर करवा दो, 2 बच्चे पाले नहीं जाते हैं। देखिए 4 शादी आप करो ना करो, लॉ सब पर एक समान रूप से लागू होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर पूरे देश में बहस तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि जब घर एक है तो कानून 2 नहीं हो सकते। पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ सुरेश जी जुड़े हुए हैं, साथ में विनय जी भी मौजूद हैं। इन लोगों से बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि आखिर आम जनता, आम जनमानस जो है वो इस पूरे मामले पर क्या राय रखता है। सबसे पहले सर, ओ न्यूज़ हिंदी के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी, बोलो जी, क्या पूछना चाहते हैं? सर ये बताइए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक घर अगर है तो एक ही कानून देश में होना चाहिए, आपकी क्या राय है? तो कानून तो पहले से ही एक है हिंदुस्तान के अंदर, क्या नहीं है कानून एक? कह रहे मुसलमानों के लिए तो एक नहीं है। मुसलमान ये हिंदू मुस्लिम जो ये जाग जाता है इसका मोदी का, ये अभी जागता है आकर के इलेक्शनों के बाद, इलेक्शनों से पहले। जो इससे पहले कुछ नहीं होता इसको। जो है अब ये बाहर गए थे, बाहर से आने के बाद जो है इन्होंने ये चर्चा शुरू कर दी है हिंदुस्तान के अंदर। ये क्या माहौल बना रखा है इन्होंने। जो वो कह रहे हैं कि चुनाव आ रहा है, सिर्फ इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड। जो भी कुछ होता है चुनाव के पहले ही होता है ये सारा कुछ। जो भी कुछ होता है चुनाव से पहले, उससे पहले कुछ होता ही नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि अगर देश एक है तो कानून भी एक होना चाहिए, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सबके लिए एक कानून होना? चलो कानून एक होना चाहिए, उससे होगा क्या? पहले तो ये बताओ ना हमारे को, इसको लाने से होगा क्या? कहते सब लोगों की, जैसे मुस्लिमों के यहाँ पर 4 शादियाँ जो कर सकते हैं वो नहीं होंगी, एक ही शादी होगी। शादियाँ तो 4 जो हिंदुओं में भी करते हैं, बहुत लोग हैं ऐसे करते हैं। जो हिंदुओं में भी क्या आपको लगता है प्रोफेसर साहब की किसी को अलाउड है 4 शादी करना? नहीं, पहले था जब कॉमन हिंदू बिल कोड आया, उसके माध्यम से सबसे रोक लगा दी गई। तो अब जब तक एक पत्नी डाइवोर्स ना हो जाए या डेथ ना हो जाए तब तक दूसरी शादी को मान्यता नहीं दी जाती है। ये व्यवस्था हुई, समाज में सुधार आया, व्यवस्थाएं बेहतर हुई, परिवार बेहतर हुए। नहीं तो हम भी हिंदुओं के घरों में 4-4 बीवियां वाला प्रथा देखते और लथपथ सामाजिक जीवन। वो ये कह रहे हैं कि चुनाव से पहले ही क्यों आ रहा है? आखिर जो है हर बार जो है मोदी सरकार चुनाव से पहले ही ऐसी कोई चीज लाती है। हिंदू मुस्लिम जानबूझ के कर रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, सिर्फ एक चुनावी प्रोपेगेंडा। देखिए चुनाव तो हर साल कहीं ना कहीं कई स्टेट्स में, कई राज्यों में होते रहते। जब भी इस बात को आप छेड़ेंगे लोग कहेंगे अभी क्यों, कल बाद में क्यों नहीं किया, पहले क्यों नहीं किया। तो ये सब बहुत बेहतर, वो बहुत इम्पोर्टेंट मैटर नहीं है कि आप कब इसको क्या कर रहे हैं, बट इट शुड बी क्लियर विथ बिल पावर। लागू करना है, व्यवस्था लागू करनी है या नहीं करनी, या सिर्फ इलेक्शन के एजेंडे में शामिल करके और भूल जाना। सही बात यह है कि जब आप सत्ता में थे तो आपको इसे लागू कर दिया जाना चाहिए। ये नहीं कि अगली सत्ता मिलेगी तब मैं करूँगा। ये सिर्फ एक शिगुफा होता है इलेक्शन के लिए, इसमें कोई डाउट नहीं। टिल द 24 गवर्नमेंट आपकी है, उससे पहले आप इसको करके दिखाइए। इलेक्शन के कैंपेन में जोड़ना, इलेक्शन के आप उसके घोषणा पत्र में इसको डालना, दीज आर ओनली इलेक्शन में। कर्नाटक में क्या हुआ, वहाँ के मुख्यमंत्री ने बोला हिंदुओं मंदिरों को मुक्त किया जाएगा, जो 36,000 गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। वो इलेक्शन का स्टेटमेंट ही रह गया, एक भी मंदिर मुक्त नहीं हुआ, सरकार चली गई बीजेपी की। तो क्या
बीजेपी अब उसे लागू कर पाएगी? तो टिल यू हैव द गवर्नमेंट यू हैव टू डू इट. दिस इज क्लियर विजन, क्लियर डिसीजन, क्लियर माइंडसेट. अगर आप सोच रहे हैं कि आप किसी को इस यूसीसी में घुमा फिरा के वोट ले लेंगे और कर देंगे, तो भैया 10 वर्ष तक हमने आपको सत्ता में बिठाया, आपको ये कर गुजरना था, करना है, करके दिखाना है 24 से पहले, तब तो हम बात आपकी मानेंगे. और अगर 24 से पहले नहीं कर पाते हैं तो इलेक्शन के लॉलीपॉप से ये देश नहीं चलेगा. इनका तो कहना साफ है कि अगर हमने ये कहकर के ही वोट आया था, भारतीय जनता पार्टी सरकार इस कहकर बनाई थी कि हमारी सरकार आएगी तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे, तो सरकार आज है तो लागू कर रहे हैं, चुनाव से पहले कर रहे हैं, इसलिए कि ताकि आप बाद में ना कहें कि अगर चुनावी पर एजेंडा में पिछली बार भी शामिल किया था, इस बार भी शामिल करें और लागू तो करते ही हैं. ये जो है ये 14 में आई थी, ये 2014 में, 14 से लेके जब ये आई थी तो आने के बाद करा क्यों नहीं था इन्होंने? जो 14 निकल गया, 15 निकल गया, ये निकल गया, 9 साल हो गए इनको, इस सरकार को, सेंटर को, तो अभी तक इन्होंने किया क्यों नहीं था? अब जैसे इलेक्शन आ गए फिर सुबह का छोड़ दिया इन लोगों ने. जो 24 के चुनाव की बस ये चुनाव का ही लफड़ा है और कुछ नहीं है ये. पर मोदी जी जो कह रहे हैं, आपको उस बात में नहीं लगता कि दम है कि एक देश है तो एक ही कानून जो होना चाहिए और एक घर में एक ही कानून चलना चाहिए, 2 कानून नहीं हो सकते एक घर में? मोदी की बात में कोई दम नहीं है कि ये खाली जुमलेबाज आदमी है, ये इस तरह से कह रहा है और इस तरह से ही कहता रहेगा ये. आपको भी लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं उस बात में कोई दम नहीं है? देखिए, अगर प्रधानमंत्री मोदी की 10 वर्ष की सरकार है और उसमें ये नहीं कर पाते हैं तो मैं कहूँगा कि भाई साहब भी सही हैं, मैं जो दिन रात उनके लिए लड़ता हूँ मैं गलत हूँ. मुझे सही साबित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को ये डेयरिंग कदम उठाने पड़ेंगे. और 24 की सरकार है आपकी, 10 वर्ष की, 15 वर्ष किसने देखा है? अगला टर्म किसने देखा है? कल हम रहेंगे नहीं रहेंगे, जो आज हमने किया है उसी का कीर्तिमान है, उसी का विश्वास है, तो वो विश्वास पर खरा उतरना पड़ेगा. यूसीसी पे अगर वापस आए तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है उनका कहना है कि ये देश हित में बिल्कुल भी कानून नहीं है. मोदी सरकार जो ये कर रही है उसका कोई भी मुसलमान समर्थन नहीं करेगा और देश के अंदर शरीयत की सिफारिश हम करेंगे कमीशन लॉ से कि शरीयत जो है देश में लागू. मुसलमानों को ये बात पता होनी चाहिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड्स हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, आर्य समाज और तमाम आदिवासियों पर लागू है और पिछले 1958 से आज तक वो चल रहा है. केवल छोड़ दिया गया तो मुसलमानों को, क्रिश्चियनों को, ईसाइयों की कोई इतनी विरोध नहीं था. अगर मैं कहूं तो ये अंग्रेजों की सिफारिश रही होगी कि क्रिश्चियन को छोड़ दीजिए, इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने छोड़ दिया. पारसियों की संख्या तो मुट्ठी भर भी नहीं थी, उनको भी छोड़ दिया गया. सिर्फ ये लादा किस पे गया? हिंदू समाज पर, जैन पर, बौद्ध पर, सिख पर, आर्य समाज पर और तमाम उससे जुड़े हुए संगठन, सामाजिक ताने बाने पर. तो उस ताने बाने से निश्चित तौर पे कुछ कमियां हैं. अगर कंट्रास्ट में देखें तो एक लड़का, अगर मुसलमान लड़का हिंदू लड़की से शादी करके बोले कि नहीं, हिंदू लड़की का अधिकार तो बाप की प्रॉपर्टी में भी है, तो बाप की प्रॉपर्टी में है तो मुसलमान आके क्या मेरे घर में मस्जिद बनाएगा, मेरे घर में नमाज पढ़ेगा? एक राजपूत के घर में, ब्राह्मण के घर में, आदि कमरे में मुसलमानों को मैं दे दूंगा क्या? ये जो कमियां हैं इनको दुरुस्त करके भारत सरकार को आगे आना पड़ेगा. जो व्यवस्थाएं जरूरत की हैं उसको जोड़ना पड़ेगा. एक एक्सरसाइज करनी पड़ेगी कमियों पर और अच्छाइयों पर. मुसलमानों के लिए प्रॉब्लम क्या है? वो चाहता है कि ये देश शरीयत से चले, ये देश इस्लामिक कंट्री की तरह रूल हो, जो इस्लामिक कंट्री में रूल्स हैं. लेकिन जब उसको शरीयत से दंड की बात करो तो भाग जाता है. जब उसको शरीयत से दूसरे समाज पे बढ़ने वाले प्रभाव की बात करो कि तुम्हारी शरीयत से हम क्यों अफेक्ट हो, लब जिहादी के इफेक्ट से हम हिंदू त्रस्त हैं, मुसलमान से करें ना वो लब जिहाद जो करना है. तो जब समाज एक साथ रह रहा है, समाज के संबंध एक साथ आपस में क्रॉस हो रहे हैं, तो उस समय आपको समान आचार संहिता की भी ज़रूरत है, समान कानून की भी ज़रूरत है, जिससे हिंदू मुसलमान के बीच शादी हो तो परिवारों का संबंध कैसा होगा, बाप के घर में बेटी का क्या रिश्ता होगा, प्रॉपर्टी में हक कैसा होगा, या बेटी मुसलमान से शादी कर ले, एक लब जिहादी बेटी को फंसा करके शादी कर ले, निकाह कर ले और वह कल अगले दिन आके बाप की प्रॉपर्टी में मांगेगा कि मेरा आधा कमरा मेरे लिए दो और आधे में मैं नमाज पढ़ूंगा, आधे में तुम गीता पढ़ो, तो ये चलेगा नहीं सामाजिक ताने बाने में. इसे भी भारत सरकार को ठीक करना पड़ेगा. सुरेश जी बताइएगा, जैसे उन्होंने कहा कि अगर कोई मुस्लिम समाज से व्यक्ति आता है और हिंदू समाज की बेटी से शादी कर लेता है तो कल को वो प्रॉपर्टी में हक मांगेगा और आधी प्रॉपर्टी वहाँ लेगा और फिर वो मस्जिद बनाएगा. आपको लगता है ये जो है संभव है? ऐसा कोई संभव नहीं है, ये सब झूठ है. ये बम्बई कोर्ट का, महाराष्ट्र कोर्ट का डिसीजन है जिसको मैं न्यूज़पेपर में पढ़ा हूँ
और मैं ये फैक्ट बता रहा हूँ आपको, ये झूठ नहीं। शादी करने के बाद आदमी जब पारिवारिक हो जाता है तो उसके अंदर जो है फिर वो ये अधिकार जो है नहीं मांगता है कि वो कोई पीड़ा हो जाती है, कुछ होता है, जब झगड़े फसाद होते हैं तो तब से ये चीज़ें निकल कर आती हैं, वरना ये कोई कहीं भी किसी भी परिवार के अंदर ये चीज़ें नहीं आती। क्या पहले नहीं रहते थे लोग, या अब नहीं रह रहे हैं लोग? जो ये ऐसे हिस्सा क्यों मांगेगा कोई? जब तुम किसी को पीड़ा दोगे, कुछ परेशानी करोगे तो फिर तो ये चीज़ें जागेंगी नहीं। कह रहे हैं कि कोई मुसलमान नहीं मांगता। बाय लॉज आपको ये चीज़ें करेक्ट करनी पड़ेगी, इसकी पुनरावृत्ति ना हो, समाज में कोई हक मांगने ना आ जाए, कोई मेरे घर में मस्जिद बनाने नमाज पढ़ने ना आ जाए, इसके को बाय लॉ आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। समाज को, सामाजिक व्यवस्था को, ताने बाने को, पारिवारिक जीवन को, तब जा करके ये सुरक्षा की चीज़ें, ये चीज़ें कॉमन सिविल कोड में, कौन इन चीज़ों को करेगा? कौन? जो कॉमन सिविल कोड का बिल लेकर आएंगे उनको करना पड़ेगा। कौन लेकर आ रहा है बिल? ये सब ये ढकोसला है, ऐसा कुछ नहीं है, समझ गए? मतलब वाकई में नहीं ला रहे हैं, सिर्फ बात कर रहे हैं। ये सब ये बातें हो रही है, नहीं लेकर के आ रहे हैं। ये होगा इलेक्शन, ये चल हो जाएगा, फिर उसके बाद फिर ये लफड़ा होगा, फिर अगला इलेक्शन 24 का आएगा, उसके बाद फिर ये इस चीज़ को फिर उठाएंगे, नहीं होने वाला, ये खाली ऐसे ही। फिर मंदिर का उठा देंगे। अभी ये आने तो ये 24 आएगा, 2024 आएगा, इसमें राम मंदिर को उठा देंगे, उठा करके फिर इलेक्शन का ये लफड़ा रहेगा। ये तो कह रहे खाली चुनावी मुद्दे के लिए सरकार कह रही है यूसीसी की बात, वाकई में यूसीसी लागू होने वाला नहीं है, सिर्फ चुनाव का फायदा ले रहे हैं। देखिए, इसमें मैं एक स्पष्ट बात कहूँ, हिंदू नेताओं की मानसिकता का थोड़ा दिवालियापन जरूर है। अगर मंदिरों के मामले में देखें तो 4 लाख मठों मंदिरों से कोई आतंकवादी, जिहादी, सामाजिक आपराधिक व्यवस्थाएं नहीं चलती हैं, ना आज से 100 साल पहले चली, ना उससे 1000 साल पहले चली, लेकिन उन सब पे सरकारी नियंत्रण है। किसी हिंदू नेता ने, किसी हिंदू विधायक ने, किसी हिंदू सांसद ने, पार्षद ने, एमएलए, एमपी, चीफ मिनिस्टर ने बोला क्या कि हिंदुओं के मंदिरों को मुक्त करेंगे आप? तो ठीक वैसे ही हिंदुओं का भले ही नाक रगड़ी जा रही हो, कॉमन सिविल कोड ना लाया जा रहा हो देश में, लागू करने के लिए एक निर्णायक विचार होना जरूरी है। जैसे माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो कहते हैं वो करते हैं, और वही उनके शब्द हैं, वही उनके कार्य हैं। तो काम और स्टेटमेंट में जब डिफरेंस होने लगता है तब वो ज़्यादा दिन तक मामला नहीं टिकता। इसी के चक्कर में 2 स्टेट की गवर्नमेंट्स गई। आपको लगता है मोदी और योगी जी में ये है काबिलियत की जो वो कहते हैं वो कर सकते हैं? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड में मैंने कहा कि 5 जातियां तो जो धर्म के साथ जुड़ी हुई हैं, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, आर्य समाज और तमाम आदिवासी वनवासी लोग, तो इससे कैसा अंदर आते ही आते हैं। क्रिश्चियनों को छोड़ देना, कौन सा प्रेशर था भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पर? क्रिश्चियनों को छोड़ दिया। कितने क्रिश्चियन धरना प्रदर्शन कर रहे हो? 1% से कम पारसियों को छोड़ देना क्या दर्शाता है आप? मुसलमान की तो बात ही छोड़ दीजिए। यानी कि हमारा जो पंडित जवाहरलाल नेहरू का विज़न था वो एक डरपोक प्रधानमंत्री का था, कमज़ोर प्रधानमंत्री का था। ना उनके पास राष्ट्र की समझ थी, ना देश के समाज की समझ थी। अन्यथा भविष्य का भी अगर उनके पास कोई खाका होता तो सबको ये अधिकार बराबर दिए जाते, सबको उसमें लागू किया जाता। बेशक कोई विरोध होता, कोई कमी होती, कोई दुरुस्त करके ले आते, सबके लिए लाते, पूरे भारत के लिए लाते। लेकिन उस व्यक्ति ने क्या किया? पूरी पुरजोर से एक तरफ तो सनातन संस्कृति के मठों, मंदिरों, तीर्थों, ज्योतिर्लिंगों सब पर कब्जा करने के लिए इंडोमेंट एक्ट बना दिया। उसके जस्ट बाद हिंदू कोड बिल के माध्यम से सारा समाज को, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, जो भी उनके क्रिश्चियन, मुस्लिम और पारसी इंटरेस्ट से बाहर के आए, सबको हिंदू के कोड बिल में लेकर आए। 4 को छोड़ क्यों दिया भाई? सुरेश जी कह रहे हैं कि नेहरू जी ने बहुत बड़ी गलती की थी जिसकी सजा आज भारत भुगत रहा है। उस समय अगर लागू कर दिया होता यूसीसी सबके ऊपर तो आज ये दिक्कत होती नहीं। नेहरू ने कोई गलती नहीं की है, नेहरू को तो बदनाम किया जा रहा है। अच्छा, और कुछ नहीं है। कांग्रेस को बदनाम करना है, और जो कोई भी बात होती है सबसे पहले नेहरू को जगा देते हैं ये लोग, सारे बीजेपी वाले। ये क्या है? ये हर चीज़ में नेहरू का नाम पे डाल देते हैं। हर चीज़ नेहरू, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, कभी किसी का नाम, कभी किसी का नाम। अरे इनके अलावा कुछ महंगाई पे भी बात कर लो, और भी बहुत सी चीज़ें हैं देश के अंदर। क्या मतलब यही चीज़ें रह गई हैं? हर गलती में नेहरू को क्यों घुसा? नेहरू इसमें से डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल है। हिंदू कोड बिल और हिंदू रिलीजियस एक्ट लाने वाले कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। अगर हिंदू रिलीजियस एक्ट आ रहा था तो मुस्लिम और क्रिश्चियन के रिलीजियस एक्ट क्यों नहीं आ रहे थे? उनको छोड़ दिया, हिंदुओं पे लाद दिया। फिर वो दूसरी बार वो लेकर आते हैं हिंदू कोड बिल, उसमें वो केवल हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध को जो डालते हैं, उसमें भी क्रिश्चियन, पारसी और मुसलमानों को छोड़ देते हैं। ये क्या है? डबल स्टैंडर्ड पॉलिटिक्स का नतीजा है कि आज देश एक दूसरे के बीच में लड़ रहा है।
अगर सबकी मस्जिदें चर्च सब एक जैसे रूल रेगुलेशन से कंट्रोल होती तो हमें कोई आपत्ति नहीं थी। हमारा तो गर्दन दबा रखा है और दूसरों को खुला छोड़ रखा है। ये डबल स्टैंडर्ड पॉलिटिक्स का बीज किसने बोया? कांग्रेस ने बोया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोया। उनकी सोच और उनकी विल पावर से ये पैदा हुई चीज़ें। अब कांग्रेस उसी का विरोध कर रही है। अगर तुम्हें ये नहीं लागू करना है मुसलमानों पर तो हिंदुओं पर भी ख़त्म कर दो ना। हम भी 4 शादियाँ जैसी तैसी प्रॉपर्टी का हस्तांतरण करेंगे, जैसा तैसा अडॉप्टेशन करेंगे, जितने मर्जी जो व्यवस्थाएं होंगी हम अपने तरीके से करेंगे, अपने सामाजिक ताने बाने से करेंगे। क्या ज़रूरत है? भारत के संविधान में ये मैरिज को कोर्ट मैरिज करने के लिए रजिस्ट्रार क्यों बढ़ा रखे? जब किसी को नहीं चाहिए तो हमें भी नहीं चाहिए। हम क्या बेवकूफ़ लग रहे हैं क्या? हमारे पास संस्कृति नहीं है, सभ्यता नहीं है, आचरण नहीं है, हमारे पास कोई सामाजिक नियम कायदे नहीं है जो तो भारत सरकार के नियम कायदे से हम चलेंगे और बाकी 4 लोगों को छोड़ देंगे जो अपनी तरीके से चलेंगे। कि अगर मुस्लिमों को 4 शादी करने का अधिकार है तो फिर हिंदुओं को भी दे दो, अगर आप नहीं लागू कर सकते समान नागरिक। इस महंगाई के दौर में 4-4 शादियाँ करवाओगे, हिंदुओं की भी 4-4 शादियाँ करवा दो। मुस्लिम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो इनकी और करवा दो। 2 बच्चे पाले नहीं जाते हैं, मतलब शादियाँ रह गई और तो कोई चर्चा है होगी नहीं इस देश के अंदर। जो अरे कभी महंगाई पे भी बात करो, मैं बार बार ये कह रहा हूँ महंगाई पे बात करो। और बहुत से काम है, शिक्षा है और बहुत सी चीज़ें हैं, क्यों नहीं करते इन चीज़ों पे बात? जो ये 4 शादियाँ होती क्या हैं? ये यूनिफॉर्म सिविल कोड कोई मुद्दा नहीं है, जानबूझ के बना रहे हैं महंगाई बेरोजगारी। ये मुद्दा है ही नहीं, ये मुद्दा इलेक्शन है और कुछ नहीं है। ये कह रहे हैं कि जब 4 शादियां कहाँ करेंगे, इतनी महंगाई हो रही है तो हिंदू 4 शादी करेगा तो हिंदू भी मर जाएगा। देखिए 4 शादी आप करो ना करो, लॉ सब पर एक समान रूप से लागू होना चाहिए। लॉ 2 लोगों को तो कह रहे हो कि नहीं नहीं तुम दाल रोटी खाओगे, नहीं 2 चिकन मटन खाएंगे, ऐसे लॉ नहीं चलते। लॉ समान रूप से हो। शादियां बेशक आप एक ही करो, सबको समान अवसर, सबको समान अधिकार, सबको सम्मानित जीवन मिले, ये सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व है। और इस दायित्व में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया? 3 लोगों को तो दायित्व समझा दिया, 2 लोगों से कहा भैया हम तुम्हें नहीं समझाएंगे, तुम जैसे मर्जी रहो, जितने मर्जी बुराई में रहो, जितने मर्जी अच्छाई में रहो, हम तुम्हारी तरफ नहीं देखेंगे। बीइंग ए गवर्नमेंट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपने 5 चीज़ों को बराबर तौलूँ। आप समय आ गया है कि वो जो गलतियां आप बता रहे हैं कि पहले जो हुई हैं उनको सुधारा जाए और एक देश में एक कानून। एक चीज़ बताइए, पंडित जवाहरलाल नेहरू तो ये सब कर कुरा के मर मिटे, अब तो रहे नहीं। जो देश बचा है, जो देश को चला रहा है, उसे जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी देश की कि नहीं? तो अगर मैं प्रधानमंत्री हूँ और नरेंद्र मोदी जी चले जाएं जो कर कुरा के गलत सही, तो बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर मेरी जिम्मेदारी है ना, मैं देश की कमियों को दुरुस्त करूं, देश को सही रास्ते पर लाऊं, उनके गलत डिसीजनों को ख़त्म करके उसके प्रभाव को ख़त्म करूं, अच्छे डिसीजन लेकर के देश के मानचित्र को बेहतर तरीके से सजाने की कोशिश करूं। तो जो प्रधानमंत्री आज का है उसकी जिम्मेदारी है अब से पहले 12 प्रधानमंत्री 13 प्रधानमंत्रियों ने जो ना कर पाए, जो कर गए, जो गलत कर गए, जो सही कर गए, उसको बेहतर तरीके से ठीक ठाक करके चलाना। ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो पहले रहे उनकी जो गलतियां थी उनको अब मोदी सरकार सुधार रही है और प्रधानमंत्री मोदी की ये जिम्मेदारी है कि सुधारे, तो वो काम कर रहे हैं। आपको क्या? इससे पहले अटल बिहारी भी थे देश के अंदर, बीजेपी की सरकार पहले भी आई थी, जबकि नहीं करा था ये लागू। जब कहाँ से हुई थी बीजेपी? जो ये अब कर रही है चर्चा, मैंने कहा ये सब इलेक्शन का मुद्दा है और कुछ नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी के समय भी लॉन्च कर सकते थे लागू, तब क्यों नहीं किया? देखिए संविधान संशोधन हो या पास करना हो, एक बहुमत का आंकड़ा की ज़रूरत होती। जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, बहुत सारे लोगों के गठबंधन से वो चल रही थी, उसमें जो पॉसिबिलिटीज़ थी अटल बिहारी वाजपेयी ने बड़े बेहतर तरीके से देश चलाया। देश मोदी की तरह ही दमदम करने लगा था पूरे विश्व में, ये किसी को भूलना नहीं चाहिए। उसके बाद 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार आई, देश गर्त में गया, घोटालों की चपेट में गया, फिर बेइज्जती और बदनामी स्कैमर के रूप में देश प्रसिद्ध हुआ। बार कानून आता है, कोई ना कोई कानून, चाहे सीए एनआरसी का कानून हो, तमाम कानून आते हैं, धरना प्रदर्शन शुरू हो जाता है और उस पर रोक लगाने के लिए एक समाज रोड पर निकल के आ जाता है। इस बार भी अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो मुस्लिम समाज के तमाम लोग जो हैं, मुस्लिम मौलाना जो हैं, वो कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज एकजुट होकर के विरोध करेगा, किसी भी तरह के इस कानून को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। देखिए मुस्लिम समाज के लिए मेरे पास सिंपल सी बात है, 4 बातों के लिए बच्चे को गोद लेना है, इसके क्या नियम तय होने चाहिए, इस पर क्या प्रॉब्लम है मुसलमान को, प्रॉपर्टी कहाँ से, अगर बाप मर जाता है या माँ मर जाती है या माँ बाप दोनों का एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है तो वो प्रॉपर्टी बेटे को मिलेगी कि चाचा को मिलेगी, ये तय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए।
शादी होगी आपकी तो उस शादी में जिसे आपने पत्नी बनाया है उसके क्या अधिकार होंगे, छोड़ देंगे आप तो उसको क्या देना पड़ेगा, क्या नहीं देना पड़ेगा, वो बेटी कैसे जीवन यापन करेगी, वो तय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। कि बेटियों का जीवन जिस तरीके से तलाक इस्लाम का हिस्सा बता के कर रहे थे वो करते रहेंगे आप, उसकी आपको आज़ादी चाहिए, क्या चाहिए। फिर उसके बाद है मेंटेनेंस का है, अडॉप्टेशंस का है। अगर कोई बच्चा गोद लेना है तो क्या अधिकार, किस हैसियत से उस बच्चे को गोद लेंगे, क्या अधिकार उस बच्चे को प्राप्त होगा, ये तय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो ये बेसिक चीज़ों में प्रॉब्लम आपको कहाँ है, सिर्फ शादी नहीं है। ये कानून है, जो चीजें गिना रहे हो ना आप, जो ये सारे कानून है देश के अंदर। कौन से कानून नहीं है? पहले गोद नहीं लेते थे लोग, जो पहले भी गोद लेते थे, पहले भी अधिकार मिलता था सब कुछ, किसको हिस्सा नहीं मिलता? यही चार बातें हैं, ये सिर्फ भ्रम पैदा किया जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। ये समझो मेरे मित्र, समझो इस बातों को। कॉमन सिविल कोड्स में इन्हीं 4-5 बातों का मेन फोकस पॉइंट है। दूसरा एक पॉइंट और है, जो आपका हिंदू का रिलीजियस प्रथाएं हैं या जैन की है, क्रिश्चियंस की है, मुसलमान की है, उन सब से अलग करके हर व्यक्ति को इंडिविजुअल राइट्स दिए जाएंगे। इंडिविजुअल राइट्स का मतलब ये नहीं कि आप सरिया थोप करके किसी का जीवन तबाह करेंगे। हर व्यक्ति का राइट्स होगा कि अगर उसे आपने पत्नी बनाया, छोड़ा तो क्या अधिकार होंगे। आपने 4 शादी की, कर लो, बेशक कर लो, लेकिन चारों पत्नियों के क्या अधिकार होंगे, इसका एक रिटन कानून बनेगा, जिससे वो पत्नियां किसी कोर्ट में जा कर के अपने अधिकार को मांग सके। ये नहीं कि तुम्हारी पर्सनल लॉ बोर्ड के सामने गिड़गिड़ाएंगी और तुम अपने तरीके से उसको जैसे चाहोगे ट्रीट करोगे और जो इंसानियत से भी बुरा व्यवहार करोगे, और ये देश चुपचाप खामोशी से देखता रहे। महिलाओं के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो वो अत्याचार खत्म। कहाँ हो रहा अत्याचार? मुस्लिमों के ऊपर कहाँ अत्याचार हो रहा है? मुस्लिम महिलाओं पे कोई अत्याचार नहीं, कोई भी नहीं हो रहा। कोई अत्याचार करे, हो ही नहीं रहा तो अब दूर क्या करोगे? जिस समाज का गर्दन इतनी कस के दबा दी गई हो कि आवाज़ ही ना निकलती हो, बुराई पर कोई 25 करोड़ में 5 लोग खड़े होकर बोलने वाले ना हो, वहाँ से आपको क्या पता चलेगा? दर्द पूछो 3 तलाक का महिलाओं के अंदर क्या है। एक मुसलमान ने कल क्या मुझसे बोला कि जो बेटियां तलाक लेकर के 6 महीने से अपने बाप के घर में हैं, उस बाप और भाई पर क्या बीतती है। 3 साल से जो बेटियां अपने बाप के घर तलाक लेकर के बैठी हुई हैं, उस भाई पर क्या बीतती है। 6-6 साल से बैठी हुई हैं, है ना। एक बेटी के 4-4 शौहर करने पड़ते हैं, उस बाप पर क्या बीतती है। तो ये दर्द जो है, ये भारत की बेटियों का दर्द है, ये दर्द जो है मेरी बहन बेटियों का दर्द है। और बीइंग ए गवर्नमेंट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपनी बहन बेटियों माताओं के दर्द को समझूं, और वो भी बेटियां जो मुसलमान के घर पैदा हैं, वो भारत की नागरिक हैं, भारत की बेटियां हैं, भारत का सम्मान उनके साथ जुड़ा हुआ है, उनके सम्मान की रक्षा की जाए, ये सरकार का दायित्व है। आपको लगता है कि ये कानून तो है, इससे मुसलमानों को फ़ायदा ही होगा? ऑफ कोर्स ऐसा फ़ायदा होगा जिसका 10-5 साल में आपको बड़ा बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। बेटियों के जीवन को तबाह करके किसका घर बसा है, किसको खुशियाँ मिलेंगी? अरे मेरी बेटी, मेरी बहन, मेरी माँ, मेरी भाभी, मेरी चाची अगर बर्बाद हो जाए तो किस घर में खुशी होगी, किस घर में खुशी होगी? इतना फ़ायदा है तो फिर ये इतना मौलाना हो, चाहे वो वैसी जैसे नेता हो, ये सब विरोध क्यों कर रहे हैं? एक्चुअली जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ है, वर्ल्ड वाइड मुस्लिम कम्युनिटी, ना हिंदुस्तान की बात छोड़ दीजिए, चाहे वो अफगानिस्तान में हो, कोई आवाज़ उठा सकता है क्या? पाकिस्तान में कोई बोल सकता है क्या? ईरान में कोई बोला? अभी देखो महिलाओं के हिजाब को लेकर के एक लड़की की हत्या हुई, सैकड़ों लोगों का सरकार ने मर्डर करवा दिया, किसी ने बोल पाया कोई क्या? समय के साथ कई चीज़ें जिनका कोई आधार नहीं होता, जब लाखों लोग उसको फॉलो करते हैं तो वो परंपरा बन जाती, लेकिन उस परंपरा के पीछे कुछ भी नहीं होता, एक समय कालखंड का प्रभाव होता है। तो उस प्रभाव को समझते हुए बेहतर चीज़ों को लगाना है, और पुरानी जो जकड़न है परंपराओं की, उनको तोड़ करके एक बेहतर माहौल, सुरक्षित माहौल, सम्मानित माहौल देने की आवश्यकता है समाज को। कोई पर्सनल लॉ बोर्ड होना चाहिए देश के अंदर, या फिर एक संविधान होना चाहिए और उस संविधान में जो भी कानून लिखे हैं वो सभी पे लागू होने चाहिए? पर्सनल लॉ आप बनाइए, हर परिवार का अपना पर्सनल लॉ है, हर समाज का अपना पर्सनल लॉ है, पर्सनल रीति रिवाज है, पर उसको थोपा नहीं जा सकता। उसको एक दायरे में रखिए, अपने घर के अंदर तक रखिए। जब तक वो अंदर तक है वो आपके पारिवारिक दायरे में चलता है, जब वो कोर्ट में जाता है तो फिर कोर्ट के दायरे में चलता है, रोड पे आ जाता है तो रोड के दायरे में चलता है। मुझे पर्सनल लॉ से कोई प्रॉब्लम नहीं। जो मोहम्मद साहब की कहावतें हैं, जो मोहम्मद साहब की सीखें हैं, उसको आप अपने जीवन में लगाइए और फॉलो करिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन वो किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर रहा हो,
किसी दूसरी कंट्री से लेकर के आए आप और हमारी कंट्री पे थोपे, और जो हमारे कंट्री के ताने बाने को ख़राब कर रहा हो, हम क्यों अफ़गानिस्तान का रूल भारत में लागू करेंगे? हम क्यों पाकिस्तान का रूल भारत में लागू करेंगे? हम क्यों दुबई का, ईरान का, सीरिया का, मिस्र का जो रीति रिवाज है, सरिया का जो प्रथा है, वो अपने देश में क्यों लागू करेंगे? जब हमारा देश उससे बेहतर चल रहा है, उससे बेहतर शांति है, उससे बेहतर जीवन है, तो हम सरिया और अफगानिस्तान वाली क्यों लाके अपने बच्चों का कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर जब लिखा है, हमारे यहाँ पे अल्लाह में चार शादी करने से नहीं रोकता, तो कानून भारत का कैसे रोक सकता है? उसी कानून में जिसमें मौलवी कह रहे हैं कानून, राष्ट्रों का कानून, देश के कानून को पालन करने की भी हिदायत दी गई है, उसे भी याद कर लीजिए। एक तरफा बातें नहीं होंगी, आधी कहानी से काम नहीं चलेगा। पूरी कहानी पर बात करेंगे तो आपको पता लगेगा कि उसी सरिया में, उसी कुरान में, जिस देश में रहते हो, जहाँ का अन्न खाते हो, उसके साथ ईमानदारी से उस कानून का पालन करो और अपने देश के प्रति वफादार रहो, ये भी कहा जाता है। आपसे एक लास्ट संदेश चाहूँगा तमाम जो आम जनता है, जो अभी तक यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के कन्फ्यूज़न में है कि इसका समर्थन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उनके लिए कोई संदेश है? संदेश ये है कि जब भी भारत सरकार इस कानून को लेकर के आए, पहले करो। इन हिंदू मुस्लिम में किन्नर भी एक होते हैं समाज में, उनको कोई अधिकार नहीं है इस कॉमन सिविल कोड में। ना नेहरू ने दिया, ना नई सरकार दे, तो वो बेचारे कहाँ जाएंगे? उन्हें बच्चे गोद में लेने के और अपने जीवन को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते। उनके लिए कोई जगह नहीं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के स्टेटमेंट में एक लाइन का शब्द नहीं आता इस कम्युनिटी के लिए, इस समाज के निरादरित, जिनको हमने घर से निकाला, समाज से निकाला, शिक्षा से निकाला, कोई अधिकार नहीं। दूसरा है जो मैंने बताया कि मुस्लिम हिंदू लड़की से शादी कर ले तो क्या हरियाणा में उसका बाप उसकी प्रॉपर्टी में हिस्सा देगा? ये भी तय होना चाहिए। सामाजिक सुरक्षा का भी बेहतर उसमें व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे हिंदू मुस्लिम की जो इंटरकास्ट मैरिज, इंटर रिलीजन मैरिज हो रही है, उसमें किस तरीके का प्रोटेक्शन लड़की के घर वालों को मिलना चाहिए, जिससे कि प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट समाप्त हो। जहाँ वो शादी करे, जिस परिवार से शादी करे, उसके यहाँ प्रॉपर्टी में हिस्सा ले। वापस आके हरियाणा में तो ये नियम है कि मायके में भी बेटी का हिस्सा होता है, तो क्या अगर एक मायके में मुसलमान शादी कर ले हिंदू लड़की से, तो मायके में आके उसके बाप में हिस्सा मांगेगा क्या? ये बहुत सारे इशूज़ को अब जाके जो आ रहे हैं सामने, उसको सॉल्व आउट करते हुए नए क्रिएटिव माइंड के साथ यूसीसी को लागू करने की ज़रूरत पड़ेगी। सर, एक लास्ट कमेंट, क्या आपको लगता है ये सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड जो लेकर आ रही है, ये वाकई में लागू होगा या सिर्फ चुनावी प्रॉब्लम? ये लागू नहीं होगा, ये चुनावी मुद्दा है और कुछ नहीं बस। तो लगातार आप सुन रहे थे कि सुरेश जी ने अपनी राय रखी है, साथ में विनय जी ने भी बताया कि किस तरीके से इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत तो है, लेकिन उसको भी विचार करके लाना चाहिए। सभी लोगों के उसमें विचार शामिल होने चाहिए और सोच समझ करके लागू होना चाहिए, क्योंकि अभी भी कई कमियां जो हैं समाज के अंदर मौजूद हैं, जिनको जो है एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद। जय हिंद।